जय हिंद। आपका एक बार फिर से वेलकम है केएम क्लास ऑनलाइन में। और जैसा कि आप जान रहे हैं कि हम लोग केमिकल काइनेटिक्स का वीडियोस पढ़ रहे हैं, तो इस वीडियो में हम लोग केमिकल काइनेटिक्स से रिलेटेड टॉपिक जो है टेम्परेचर डिपेंडेंट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन मीन्स टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में पढ़ेंगे। और फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं कि केमिकल काइनेटिक्स में हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ों को पढ़ लिया है और बहुत सारी चीज़ें अभी पढ़नी बाकी हैं, तो हम शुरू करते हैं। अगर आप नहीं देख पाए हैं तो डिस्क्रिप्शन लिंक में दिया हुआ है, वीडियो का लिंक दिया हुआ है, आप वहां से देख लीजिए और हम आगे बढ़ते हैं। तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं। देखिए, कह रहा है कि टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन मीन्स कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है दिस इज डिपेंड अपॉन टेम्परेचर और नॉट, यह डिपेंड करेगा कि नहीं करेगा या कितना करेगा, इस सारी बातों को हम लोग इसमें पढ़ेंगे। जैसा आप जानते हैं कि जब हम लोग कोई टेस्ट केमिकल टेस्ट लैब में कराते हैं तो उसको हम लोग जैसे थोड़ा सा वार्म करते हैं टेस्ट ट्यूब को तो रिएक्शन होने लगता है। मतलब रिएक्शन कराने के लिए हमको वार्म करना पड़ता है। कुछ रिएक्शंस तो ठंडे पर होते ही नहीं है, लेकिन वार्म करने पर तो बहुत फास्ट होने लगता है। सो रिएक्शन क्यों होने लगा? क्योंकि उसका रेट जो है बढ़ गया। जैसे कि एग्जांपल हम लेते हैं, एक बड़ा कॉमन सा एग्जांपल, इसको हम लोगों ने न्यूमेरिकल्स में भी लगाया था कि जैसे ये N2O5 है। ये N2O का 5 जो है थर्मल डिकम्पोजिशन होता है 2N2O4 + O2 में। इसी का हम लोग एक डाटा तैयार करते हैं कि अगर हम इस रिएक्शन को N2O5 के थर्मल डिकम्पोजिशन को कितने पे कराएं, अगर हम लोग 50 डिग्री सेंटीग्रेड पर कराते हैं तो जो इसका T½ होगा, T½ इस N2O5 का जो T½ होगा, T½ समझ रहे हैं ना, हाफ लाइफ, तो जो इसका T½ है मतलब कि वो इनिशियल या ओरिजिनल अमाउंट का आधा रिड्यूस होने में उसका जो समय लगेगा वह समय होता है 12 मिनट। ठीक है, अभी यहाँ से कुछ क्लियर नहीं हुआ। लेकिन अगर इसी को हम लोग, इसी रिएक्शन को हम लोग कितने पे करा दें, 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर करा दें, टेम्परेचर कम कर दिया, 25 पर करा दें, तब T½ कितना हो जाता है? तब T½ हो जाता है इसका 5 डेज। देखिए डे कितना बढ़ गया, 5 दिन हो गया, रिएक्शन बहुत स्लो हो गई, 5 डे लग जाएंगे। और अगर इसी सेम रिएक्शन को हम लोग 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर कराएं तब तो और ज़्यादा टाइम लगता है, और ये लगभग जो है T½ इसका होने में 10 डेज लग जाते हैं। कहने का मतलब ये है कि जो रिएक्शन है ये N2O5 का जो डिकम्पोजिशन है किस में हो रहा है, इन दोनों प्रोडक्ट्स में हो रहा है। तो जो ये रिएक्शन है ये हाई टेम्परेचर पे फास्ट हो रहा है और लो टेम्परेचर पे स्लो हो रहा है, यही इसका यहाँ पे मतलब निकल रहा है। जैसे अगर हम लोग टेम्परेचर लो कर दे, 0 डिग्री सेंटीग्रेड कर दिए, तो इसका जो इनिशियल अमाउंट है उसको रिएक्ट करके हाफ होने में 10 डे लग रहे हैं। लेकिन जब 25 डिग्री बढ़ा दिया तो 5 डे लग गए, मतलब यहाँ दुना हो गया, लगभग रेट कम हो गया, रेट डबल हो गया। और अगर हम 50 पे कर दिए तो ये 12 मिनट ही बस लग रहे हैं, मतलब अब तो रिएक्शन काफ़ी फास्ट हो गया है। इसी तरह से एक और एग्जाम्पल है, जैसे कि KMnO4 है। KMnO4 को ऑक्जेलिक एसिड का फार्मूला COOH × 2H2O ऐसे लिखते हैं, या समटाइम इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला भी आप लिख सकते हो। क्या लिखते हैं? H2, देखिए H2 C2O5O4, तो हो जाएगा H2C2O4। ये जो है क्रिस्टलाइन वाटर है, तो H2C2O4 के साथ इसको मिलाते हैं तो यहाँ पे डिसकलरिंग होता है। डिसकलरिंग होता है, किसका डिसकलरिंग होता है? KMnO4 का डिसकलरिंग होता है। ये टेस्ट जो है आप लोग क्लास 12th में प्रैक्टिकल में करेंगे, यहाँ पर भी टेम्परेचर का इफेक्ट पड़ेगा। इसको रिएक्शन कराने के लिए हम लोग जो है बीकर को थोड़ा सा वार्म करते हैं। तो देखिए, इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा कि अगर हम KMnO4 में ऑक्जेलिक एसिड, अगर ठंडा ऑक्जेलिक एसिड डाल देते हैं, ठीक है, ठंडा ऑक्जेलिक एसिड डाल देते हैं, कोल्ड ऑक्जेलिक एसिड डाल देते हैं, तो ये रिएक्शन जो है
नहीं होता है, यहाँ पे डिस्कलरिंग नहीं होता है, पूरा कलर्ड KMnO4 ही रहेगा। लेकिन अगर इसको थोड़ा सा वार्म करके डालें तो उस केस में क्या होता है कि यह डिस्कलर होने लगता है और डिस्कलरिंग इफेक्ट फास्ट होने लगता है। ठंडा रखेंगे तो रिएक्शन स्लो होगा, पहले कलर्ड रहेगा, काफ़ी देर बाद धीरे धीरे डिस्कलर होगा। लेकिन अगर हम लोग इसको अबाउट 70 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास जब वार्म कर देते हैं तो ये क्विकली इसको जो है डिसअपियर्ड कलर को जो है डिसकलर कर देता है। इस तरह से क्विकली रिएक्शन आने लगते हैं। और टाइट्रेशन में हम लोग क्या करते हैं कि धीरे धीरे ऑक्जेलिक एसिड मिलाते जाते हैं वार्म करके मिलाते जाते हैं। जिस समय कलर्ड आ जाएगा, परमानेंट कलर आ जाएगा, वही हमारे टाइट्रेशन का एंड पॉइंट होता है। तो उसको तो हम लोग प्रैक्टिकल जब करेंगे उसमें आपको बताएंगे। फिलहाल आप यहाँ पे ये समझिए कि KMnO4 अगर कूल्ड है, ये टेम्परेचर अगर कूल टेम्परेचर पे हो रहा है, रिएक्शन अगर कूल पे हो रहा है तो डिस्कलरिंग इसकी स्लो होती है। पहले कलर रहता है, काफ़ी देर बाद तब डिस्कलर होगा। लेकिन अगर ये टेम्परेचर हाई है, 70 डिग्री या इसके एबव है, तब क्या होगा, ये डिस्कलरिंग क्विकली या तुरंत ही डिस्कलर होगा। जैसे ही ड्रॉप ऑफ ऑक्जेलिक एसिड गिरेगा वहाँ पे डिस्कलरिंग इफेक्ट क्रिएट करेगा। सो ये हो गया। अब इसका मतलब ये है कि इसको हम ऐसे कह सकते हैं कि एट लो टेम्परेचर डिस्कलरिंग रेट इज स्लो। और यहाँ पे कर लेंगे कि एट हाई टेम्परेचर डिस्कलरिंग रेट इज फास्ट। इसको आप अच्छे से नोट कर लीजिए। अब देखिए इस तरह से हम किस कंक्लूजन में पहुँच रहे हैं। हम लोग इस कंक्लूजन में पहुँच रहे हैं कि रिएक्शन जो हो रहा है, इसका जो रेट है वह रेट क्या हो रहा है, टेम्परेचर बढ़ाने पर बढ़ रहा है। यही इसका जो है इस लाइन से, इन एग्जाम्पल का इस लाइन पे कंक्लूजन निकल रहा है। क्या निकल रहा है कि टेम्परेचर का डिपेंडेंस क्या है कि टेम्परेचर बढ़ाने पर रिएक्शन जनरली बढ़ता है। तो अगर हम देखें कितना बढ़ाने पे, तो ऐसा माना जाता है कि फॉर अ केमिकल रिएक्शन with rise in temperature by 10 degree, so write down for a chemical reaction with rise in temperature 10 degree, rate constant का मतलब K नियरली डबल्ड। मतलब अगर किसी रिएक्शन का जो इनिशियल टेम्परेचर है, उस टेम्परेचर को अगर हम लोग 10 डिग्री तक रेज कर दें तो जो रेट कांस्टेंट है वह क्या हो जाएगा, नियरली डबल्ड हो जाएगा। इससे यह निष्कर्ष निकलता है या कंक्लूजन निकलता है। देखिए इसी टॉपिक से रिलेटेड जो एक केमिस्ट थे आरहेनियस, इनका नाम आप सुने होंगे, आरहेनियस एसिड बेस सुने होंगे। तो ये जो आरहेनियस थे, इन्होंने अपना एक इक्वेशन दिया था, इसको समझना बहुत ज़रूरी है। तो आरहेनियस इक्वेशन क्या है वो देखिए। अच्छा, आरहेनियस इक्वेशन शुरू करें इसके पहले एक बार हम लोग इस पे कंक्लूजन पे देख लेते हैं एक बार फिर से। देखिए हम लोग पढ़ रहे थे कि टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, कि किसी भी रेट का जो रिएक्शन है वह टेम्परेचर पे क्या डिपेंड करता है कि नहीं करता, करता है तो कितना करता है। तो देखिए क्या है कि जैसे एक एग्जांपल हमने लिया कि N2O5 का हमने क्या लिया, डिकम्पोजिशन लिया है। ये वार्म करने पर ये डिकम्पोज होकर के N2O4 और O2 में ब्रेक करता है। सो ये 3 जो है टेम्परेचर का रेशियो दिया हुआ है। जैसे 0 डिग्री पर कराए हम तो T½ जो है इसका हाफ लाइफ वो 10 डेज होता है। अगर इसी रिएक्शन को हम 25 पे करा दें तो 5 डे हो जाता है, और 50 पे करा दें तो 12 मिनट हो जाता है T½ इसका मतलब ये है कि टेम्परेचर बढ़ाने से रिएक्शन रेट क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। इसी तरह से एक दूसरा एग्जांपल था ये KMnO4 का ऑक्जेलिक एसिड के साथ डिस्कलरिंग इफेक्ट। सो जैसे ही KMnO4 पिंक कलर का होता है और पिंक कलर में ऑक्जेलिक एसिड आप मिलाएंगे, अगर ये ठंडा है, कूल टेम्परेचर पे है, तो क्या होगा, रिएक्शन बहुत स्लो होगी, मतलब डिस्कलरिंग जल्दी नहीं होगी, काफ़ी देर बाद तब डिस्कलर हल्का हल्का ही होना शुरू करता है। लेकिन अगर टेम्परेचर 70 या इसके एबव रखे हैं तो ये तुरंत ही डिस्कलर्ड हो जाता है। इसका मतलब हम यह कंक्लूजन ले सकते हैं कि एट लो टेम्परेचर डिस्कलरिंग रेट इज़ द वेरी स्लो, एट हाई टेम्परेचर डिस्कलरिंग रेट इज़ द वेरी हाई। इसका मतलब यह है कि रेट ऑफ रिएक्शन विल रेज बाय द रेज इन द टेम्परेचर।
किसी भी रिएक्शन का जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो रेज करता है व्हेन वी रेज द टेम्परेचर। लाइक वी कैन राइट हियर और वी कैन से हियर फॉर अ केमिकल रिएक्शन, for a chemical right here reaction also, for a chemical reaction with rise in the temperature 10 डिग्री, किसी भी रिएक्शन के लिए अगर आप 10 डिग्री टेम्परेचर राइज करते हो सो जो रेट कांस्टेंट है वो नियरली डबल्ड हो जाता है। यहाँ से ये कंक्लूजन निकलता है, तो आप इसको नोट कर लीजिएगा। और फिर इसी से रिलेटेड जो टॉपिक है आर्हेनियस का जो इक्वेशन है, आर्हेनियस ने एक इक्वेशन दिया है, हम लोग उसको देख रहे हैं कि आर्हेनियस का इक्वेशन क्या है। कि आर्हेनियस ने इक्वेशन दिया वो क्या है कि K माने रेट कांस्टेंट हो गया ये, K इक्वल टू दी ए ई टू दी पावर माइनस ई ए अपॉन आर टी। ये आर्हेनियस का इक्वेशन है। रेट कांस्टेंट है K, ए क्या है वेयर, लिख देते हैं वेयर K इक्वल टू द रेट कांस्टेंट, K क्या है रेट कांस्टेंट है, A क्या है, A को हम बोलते हैं आर्हेनियस फैक्टर, या इसे हम लोग फ्रीक्वेंसी फैक्टर भी कहते हैं। यह एक कांस्टेंट है, यह क्या है, इसकी वैल्यू क्या होती है, कांस्टेंट होती है फॉर अ पर्टिकुलर रिएक्शन। किसी भी पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए इसकी वैल्यू क्या होती है, कांस्टेंट होती है। और ये क्या है, ये क्या है भाई, एक्टिवेशन एनर्जी है, एक नया टर्म है, हम लोग इसके बारे में डिस्कशन करेंगे थोड़ी देर बाद। आर क्या है, गैस कांस्टेंट है, आर है गैस कांस्टेंट, और टी क्या है, टेम्परेचर है, केल्विन स्केल में रहता है, टेम्परेचर इन केल्विन स्केल। तो ये आर्हेनियस इक्वेशन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा जाता है कि आर्हेनियस इक्वेशन क्या होता है। सो फ्रेंड्स, आर्हेनियस इक्वेशन क्या है, K इक्वल टू ए ई टू द पावर माइनस ई ए अपॉन आर टी। सो ये इक्वेशन है आर्हेनियस का, और इसमें कौन सा क्या वैल्यू है, क्या फैक्टर है, वो हमने यहाँ पे नोट किया। सो इस तरह से हम लोग आर्हेनियस इक्वेशन भी पढ़ लिए, टेम्परेचर डिपेंडेंस भी पढ़ लिए। अब इसके बाद की टॉपिक को हम लोग इसको थोड़ा सा बोर्ड खाली करके फिर देखते हैं। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर के इसको नोट कर लीजिए। अगर ये आपको हेल्पफुल लग रहा है तो अपने फ्रेंड्स को भी बताइए और इस वीडियो को शेयर करिए। आगे बढ़ते हैं। ओके, तो अभी आपने आर्हेनियस इक्वेशन देखा था ना, अब देखिए उसको एक बार हम लोग फिर से देखते हैं। आर्हेनियस इक्वेशन में हम लोगों ने लिखा था कि K इक्वल टू दी ए इन ई पावर माइनस ई ए अपॉन आर टी, और यहाँ पे यह जो ई ए था वो क्या था, ई ए इक्वल टू दी एक्टिवेशन एनर्जी। ठीक है, तो अभी हम लोग एक्टिवेशन एनर्जी पे थोड़ा सा बात करेंगे। देखिए, एक्टिवेशन एनर्जी जानने के लिए पहले एक एग्जांपल ले लेता हूँ। जैसे हमने एक एग्जांपल ले लिया कि H2 गैस और I2 ये दोनों मिल करके क्या बनाते हैं, 2HI बनाते हैं। ठीक है, इसको हम इस तरीके से भी देख सकते हैं। जैसे देखिए कि यह H है और ये H है, तो इन दोनों H के बीच में यह एक बॉन्ड है H2 का, और फिर ये I है और ये I है, मतलब ये I2 है, और इस दोनों के बीच में भी एक बॉन्ड है। अब ये दोनों मिल करके क्या किए होंगे कि इस तरह से HI ये बना होगा। ये बॉन्ड्स इसके हम दिखा रहे हैं। ठीक है, सो देखिए, सॉरी, और फिर इससे जो है यहाँ पर बना होगा HI प्लस HI, तो HI के दो मॉलिक्यूल्स बन गए। देखिए इसमें है क्या कि ये दो हाइड्रोजन एटम्स हैं जो आपस में जुड़ के हाइड्रोजन मॉलिक्यूल बन गए हैं। ये ओल्ड बॉन्ड है इनके बीच का, ये आयोडीन है, और बीच का ये बॉन्ड है I2 है, और ये ओल्ड बॉन्ड है। लेकिन इसमें हुआ क्या कि यह ओल्ड बॉन्ड धीरे धीरे
वीक होने लगे या ब्रेकअप होने लगे और इस I और H के बीच में एक बॉन्ड का फॉर्मेशन होने लगा। इस तरह से यह देखिए, यह एक साइक्लिक इंटरमीडिएट बना है ना, इसी को बोल, इस साइकिल इंटरमीडिएट बना, इसे हम लोग एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स कहते हैं। इसकी क्या खासियत होती है कि यह जो है इसमें नए बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है और पुराने बॉन्ड्स का ब्रेकिंग होता है। तो एक ऐसा इक्विलिब्रियम सिचुएशन है ये, जिस समय न तो ओल्ड बॉन्ड पूरी तरह से ब्रेक हुआ है और न ही न्यूली बॉन्ड पूरी तरह से फॉर्म्ड हुआ है। यह उस बीच का एक इक्विलिब्रियम स्टेट है और इसके बाद ये इसका शॉर्ट टर्म लाइफ होती है। इसकी लाइफ बहुत ही शॉर्ट होती है और आफ्टर सम टाइम जो है क्विकली यह ब्रेक कर जाता है। और ब्रेक करने के बाद क्या होगा कि ओल्ड बॉन्ड ब्रेक हो जाएंगे, यह ओल्ड बॉन्ड है, ये ओल्ड बॉन्ड ब्रेक कर जाएंगे और न्यू बॉन्ड्स जो है फॉर्म्ड हो जाते हैं। इस तरह से HI बन जाता है। मतलब कहने का ये है कि ये जो रिएक्शन हुआ, इस रिएक्शन का जो रेट है वो डिपेंड करेगा इस इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स पर। जितनी ज़्यादा रेट ऑफ इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स बनने की होगी, प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन उतना ही ज़्यादा बढ़ेगा, मतलब रिएक्शन उतना ही फास्ट होगा। तो ये इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स या एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स कैसे बनते हैं, अब इसके लिए देखिए कि इससे हम लोग EA डिफाइन करेंगे, मतलब एक्टिवेशन एनर्जी को हम लोग डिफाइन करेंगे। तो EA क्या है, ये एक्टिवेशन एनर्जी है। और क्या है ये, इट इज मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड it is minimum energy to required formation of activated complex। एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स को बनाने के लिए जो मिनिमम एनर्जी की रिक्वायरमेंट है उसी को हम लोग एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं। अब ये एक्टिवेशन एनर्जी क्या है और इसको हम लोग कैसे समझें, इसको थोड़ा सा हम लोग एक ग्राफ से समझते हैं। ठीक है, देखिए एक हम ग्राफ ऐसे बनाएं, एक मिनट, हम चाह रहे थे इस ग्राफ को जो है, अच्छा इसको चलिए रहने देते हैं। तो ये ग्राफ बनाते हैं ऐसे, ठीक है, ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है। तो इस वाले एक्सिस पर हम लोग ले लेते हैं रिएक्शन कोऑर्डिनेट, रिएक्शन कोऑर्डिनेट का, और इस एक्सिस पर ले लेते हैं पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ किसकी एनर्जी है, ये रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स की है। ठीक है, अब हम इस H2 को कैपिटल A से रिप्रेजेंट कर दें इस ग्राफ में, और I2 को भी A ही रहने दें, मतलब रिएक्टेंट को हम लोग A से रिप्रेजेंट कर दें और प्रोडक्ट को हम लोग कैपिटल B से रिप्रेजेंट कर दें। ठीक है, सो देखिए इसमें होता क्या है कि इस तरह से ग्राफ मिलेगा। यह A है कंसंट्रेशन, ये कंसंट्रेशन B है। अब देखिए भाई, यह जो पॉइंट है, यही पॉइंट जो है एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स का है। ये एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स की एनर्जी है, ये पोटेंशियल एनर्जी है ना, तो ये एनर्जी जो है एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स की है। और A और एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स की एनर्जी का बीच का जो डिफरेंस है, यह डिफरेंस इसको डेल्टा H कहते हैं। सॉरी, इसको क्या कहेंगे, एक्टिवेशन एनर्जी कहेंगे, डेल्टा H नहीं, यह क्या है,
यही क्या है, ई ए है, ई ए है। और यहाँ का डिफरेंस देखिए, ये वाला डिफरेंस जो है ये डेल्टा एच है। इसके तीनों के बारे में डिस्कस करने जा रहा हूँ, देखिए ध्यान से। जैसे ये रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है, अब ये रिएक्टेंट मॉलिक्यूल एनर्जी गेन करते हैं और गेन करके ये बढ़ते बढ़ते इनकी एनर्जी इतनी हो जाती है कि एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स की एनर्जी के जब इक्वल हो जाएगी तब ये क्या बनाएंगे, ये प्रोडक्ट बनाएंगे। और वो प्रोडक्ट कौन सा बनाएंगे, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनाएंगे। मतलब वो क्या है, ये बनाएंगे, साइक्लिक वाला एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनाएंगे। बात रहती है कि ये एनर्जी कहाँ से गेन करते हैं, तो मॉलिक्यूल्स, रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स आपस में कोलाइड करते हैं, कोलिजन करते हैं। कोलिजन थ्योरी हम थोड़ी देर बाद बताएंगे। तो ये मॉलिक्यूल्स आपस में कोलिजन करने के बाद ये एनर्जी का ट्रांसफ़र करते हैं। परफेक्ट इलास्टिक कोलिजन होता है वहाँ पे, मतलब एनर्जी का लॉस नहीं होता है, केवल ट्रांसफर होती है। तो एनर्जी ट्रांसफ़र होता है वन मॉलिक्यूल टू दी अनदर मॉलिक्यूल। तो किसी न किसी मॉलिक्यूल की एनर्जी इतनी हो जाती है, पोटेंशियल एनर्जी जितना कि एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स की होनी चाहिए। सो वो तुरंत जो है क्या बना लेता है, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बना लेता है। और एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स, अभी ये रिक्वायर्ड एनर्जी कितनी थी, वो ई ए के बराबर। तो ई ए की इक्वल एनर्जी अगर वो गेन कर लिया तो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बना लेगा। और एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स फिर क्विकली क्या करेगा, ब्रेक करेगा। और ब्रेक करके वो पोटेंशियल एनर्जी किसके बराबर हो जाएगी, बी के बराबर, मतलब प्रोडक्ट बना लेगा। तो देखिए प्रोडक्ट की एनर्जी यहाँ पे कम दिखा रहा है। अब यहाँ पे दो सिचुएशन आएंगे, अगर रिएक्टेंट की एनर्जी और प्रोडक्ट की एनर्जी, अगर रिएक्टेंट की एनर्जी कम है और प्रोडक्ट की एनर्जी ज़्यादा है, अगर रिएक्टेंट की एनर्जी ज़्यादा है, ये ज़्यादा है ना, ऊपर तो ज़्यादा है, यहाँ पे इस एक्सिस पे, तो यहाँ पे 0 है तो ऊपर बढ़ रहा है तो ज़्यादा है। तो ए की एनर्जी अगर ज़्यादा है किससे, बी से, तो यहाँ पे जो रिएक्शन होगा वो क्या होगा, वो एक्सोथर्मिक हो जाएगा। क्योंकि यह प्रोडक्ट जो है जब एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स ब्रेक करेगा तो एनर्जी लॉस करके इस स्टेट में आएगा। लेकिन एक सिचुएशन और आती है, जैसे कि ऐसा सिचुएशन आ जाएगा, इसको मैं बहुत शॉर्टकट में बना रहा हूँ। देखिए ऐसे सिचुएशन आती है, ऐसे। सो यह क्या है, ए है और ये क्या है, बी है। अब यहाँ से लेकर के यहाँ तक की जो एनर्जी, जो डिफरेंस है वो क्या है, ये है, ठीक है, ये है। लेकिन ए और बी का बीच का जो डिफरेंस है वो क्या है, डेल्टा एच है। सो आप ध्यान से देखो, डेल्टा एच यहाँ का और डेल्टा एच यहाँ का। इस वाले डेल्टा एच में क्या है, बी जो है ए से ऊपर है, मतलब बी की एनर्जी हाई है, तो ये क्या करेगा, मीडियम से एनर्जी कर लेगा, मतलब ये एंडोथर्मिक रिएक्शन करेगा, एनर्जी का कंजम्पशन करेगा। और यह जो है एक्सोथर्मिक करेगा, मतलब प्रोडक्ट का तो साथ ही साथ एनर्जी भी रिलीज होगी, लेकिन इस केस में एनर्जी का गेन कर लेगा। इस तरह से जो है आर्हेनियस के हेल्प से, हम लोग इक्वेशन की हेल्प से एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स और एक्टिवेशन एनर्जी को डिफाइन किया। देखिए एक्टिवेशन एनर्जी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप बस इतना ही समझिए कि एक्टिवेशन एनर्जी क्या होता है, कि यह रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी है जिससे कि कोई रिएक्टेंट अपने एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट हो सकता है। तो रिएक्टेंट 1, 2, 3, 4, 6 ज़्यादा हो सकते हैं। तो जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स हैं वो आपस में कोलाइड करके एनर्जी गेन करके एक्टिवेशन एनर्जी बना लेते हैं, पा लेते हैं, उतनी एनर्जी गेन कर लेते हैं और फिर वो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बना लेते हैं। और एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स फिर क्या करता है, वो प्रोडक्ट में ब्रेक कर जाता है इस तरह से। तो एक और ग्राफ है जो हमको बताएगा कि मोस्ट प्रोबेबल काइनेटिक एनर्जी कहाँ से गेन होगी। तो वो देखिए, जैसे कि हम लोग एक ग्राफ बनाएं और उस ग्राफ में हम क्या ले लें कि काइनेटिक एनर्जी ले लें, इधर काइनेटिक एनर्जी ले लेते हैं और इधर जो है, इधर क्या ले लें, रिएक्शन कोऑर्डिनेट ले लें या फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल से ले लेते हैं। यहाँ पे फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल से ले लेते हैं। कौन सा फ्रैक्शन, वो मॉलिक्यूल जिनका एनर्जी ई ए के को गेन कर चुका है। सो ये देखिए एक ऐसा ग्राफ मिलेगा आपको, ये इस तरह से। सो यह जो है, यह जो पॉइंट है वह है एक्टिवेशन एनर्जी का, और यहाँ पे जो कंसंट्रेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स मिल रहे हैं, जो इस मैक्सिमा पॉइंट को गेन कर रहे हैं, इस एनर्जी को हम लोग, यहाँ पे एनर्जी ना काइनेटिक एनर्जी, इसी को हम लोग कहते हैं, इस एनर्जी के पॉइंट को कहते हैं मोस्ट प्रोबेबल
प्रोबेबल काइनेटिक एनर्जी, मोस्ट प्रोबेबल काइनेटिक एनर्जी, मतलब कि इतनी काइनेटिक एनर्जी चाहिए। अगर इतनी काइनेटिक एनर्जी मिल जाए तो उस रिएक्शन का अधिकतम माने मैक्सिमम प्रोडक्ट गेन हो सकता है, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा उस समय रिएक्टेंट मॉलिक्यूल एक्टिवेशन एनर्जी पा चुके हैं और ज़्यादा से ज़्यादा मॉलिक्यूल एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बना रहे हैं। इसलिए इस एनर्जी, इस टेम्परेचर को हम लोग मोस्ट प्रोबेबल काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। तो मोस्ट प्रोबेबल काइनेटिक एनर्जी क्या है? यह वह टेम्परेचर या वह एनर्जी है जिस समय कोई भी रिएक्टिंग स्पीसीज मैक्सिमम नंबर ऑफ एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बना रहे होते हैं। सो किसी भी रिएक्शन को कराने के लिए अगर हमको ये मालूम हो जाए कि कितने टेम्परेचर पर यह मोस्ट काइनेटिक एनर्जी गेन करता है, तो हम उतने टेम्परेचर तक उस रिएक्शन को हीट करते हैं, क्योंकि उससे ज़्यादा हीट करने का मतलब आपको फ़ायदा नहीं मिलेगा। सो इसलिए इस तरह से ये जो है हम लोग मोस्ट प्रोबेबल काइनेटिक एनर्जी, एक्टिवेटेड एनर्जी को हम लोग समझ लिए। अब हम इसके आगे बढ़ते हैं, आप इसको नोट करिए। ओके, तो देखिए हम लोग अब थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कैटलिस्ट पर। देखिए फ्रेंड्स, कैटलिस्ट जो होते हैं इनका बहुत बड़ा रोल है रिएक्शंस में। एक्चुअली यह जो है रेट ऑफ रिएक्शन को अल्टर कर देते हैं, अल्टर माने चेंज कर देते हैं। और कैटलिस्ट दो तरह के होते हैं, एक जो रेट को बढ़ा देता है और एक रेट को जो घटा देता है। जनरली हम लोग कैटलिस्ट टर्म यूज करते हैं फॉर इंक्रीज इन द रेट ऑफ रिएक्शन के लिए, और डिक्रीज के लिए हम लोग टर्म यूज करते हैं, उसको कहते हैं इनहिबिटर। ठीक है। सो वैसे भले ही हम लोग डेफिनेशन में या अपनी बातचीत में कहते हैं कि कैटलिस्ट कैन चेंज या कैन अल्टर द रेट ऑफ रिएक्शन, बट इन जनरली वी यूज द catalyst term to increase the rate of reaction, and for the decrease or to minimize the rate of reaction we use the inhibitor. Sometimes we need the inhibitor also, it is also required material. So catalyst are the chemical substance, catalyst are the chemical substance, please note down, which can change the rate of reaction without consuming itself. इसकी जो सबसे बड़ी खासियत है, ये खुद कंज्यूम्ड नहीं होता है। सेकेंड बात, एक एग्जांपल ले लेते हैं पहले। जैसे हम लोग ले लेते हैं KClO3 ले लेते हैं, KClO3, और इससे बनता है 2KCl प्लस 3O2। यहाँ पे जो कैटलिस्ट होता है MnO2 यूज कर लेते हैं, तो ये रिएक्शन काफ़ी फास्ट हो जाता है। सो ये MnO2 क्या है? कैटलिस्ट है। यह जो है रिएक्शन के रेट को बढ़ा देता है, और इट रिक्वायर्ड वेरी स्मॉल अमाउंट, ओनली इट्स प्रेजेंट इज रिस्पॉन्स रिक्वायर्ड, क्योंकि यह खुद तो रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा, रिएक्शन में खर्च हो ही नहीं रहा है, इसलिए यह जो है बहुत ही थोड़ी अमाउंट में यूज होता है। सो आगे एक चैप्टर है सरफेस केमिस्ट्री, उस चैप्टर में हम लोग आएंगे तो कैटलिस्ट के बारे में कुछ और चीज़ें भी पढ़ेंगे। ठीक है। सो कैटलिस्ट के बारे में बस इतना ध्यान रखिए कि यह जो है एक ऐसे केमिकल सब्सटेंस होते हैं जो रेट ऑफ रिएक्शन को चेंज कर देते हैं। ऐसे ही जैसे कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड है तो H2O2, इस केस में भी MnO2 ले लेते हैं, तो यह जो है H2O प्लस O2 में कन्वर्ट कराता है, तो ब्रेक करता है, डिकम्पोज करता है हाइड्रोजन पेरोक्साइड को। यहाँ भी MnO2 लेने से रिएक्शन फास्ट हो जाती है। सो रिएक्शन के रेट को बढ़ाने के लिए हम लोग कैटलिस्ट का यूज करते हैं। तो क्योंकि केमिकल काइनेटिक्स पढ़ रहे हैं इसलिए हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा डिस्कस कर लिए, पर ये चैप्टर अगले चैप्टर में इसके बारे में डिटेल स्टडी है। देखिए आगे जो आपको पढ़ना है वो है कोलिजन थ्योरी। ये भी बहुत सिंपल है, इसमें ज़्यादा बात नहीं करना है। कोलिजन थ्योरी का मतलब ये होता है कि जैसे कि मॉलिक्यूल्स हैं, तो ये आपस में मॉलिक्यूल क्या करते हैं? कोलाइड करते हैं। ठीक है, आपस में मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं? कोलाइड करते हैं, तो लड़ते हैं। और जब ये मॉलिक्यूल्स लड़ते हैं तो इनकी जो एनर्जी है वो ट्रांसफ़र होती है। ये कोलिजन जो होता है इलास्टिक कोलिजन होता है। इसका मतलब ये होता है कि एनर्जी का लॉस नहीं होता है, बल्कि ट्रांसफ़र केवल होता है। वन एनर्जी एक तरफ से एक तरफ ट्रांसफ़र होती है। सो इस केस में क्या होता है कि पुराने बॉन्ड्स ब्रेक होने लगते हैं और नए बॉन्ड्स फॉर्म्ड होते हैं। तो ऐसा नहीं है कि सभी ऑल कोलिजन्स जो है रिस्पॉन्सिबल हो प्रोडक्ट बनाने के लिए। सो कोलिजन दो टाइप का होता है, एक को हम बोलते हैं प्रॉपर ओरिएंटेशन कोलिजन,
और दूसरे को बोलते हैं इम्प्रॉपर ओरिएंटेशन कोलिजन। अब देखिए कोलिजन का मतलब भी होता है लड़ना, तो प्रॉपर का मतलब क्या है कि एग्जाम्पल ले लेते हैं, एग्जाम्पल से प्रॉपर का क्लियर हो जाएगा। जैसे अगर हम लोग एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, ये ले लेते हैं HCH यहाँ पे Br प्लस OH माइनस, ठीक है। अब यह क्या हो रहा है, ध्यान से देखिए, ये OH और ये Br अगर ये आपस में इधर से इधर कोलाइड करते हैं, सो ये इम्प्रॉपर कोलिजन है। मतलब यहाँ पे ये आएंगे तो नज़दीक, लेकिन दोनों नेगेटिव चार्ज हैं और फिर दोनों एक दूसरे को रिपल्स कर देंगे और यहाँ पे कोई प्रोडक्ट नहीं आएगा, तो नो प्रोडक्ट। जब प्रोडक्ट में फॉर्मेशन में कोलिजन का हेल्प ना हो या देयर इज नो रोल ऑफ द प्रोडक्ट फॉर्मेशन ड्यूरिंग द कोलिजन, सो दिस टाइप ऑफ कोलिजन इज कॉल्ड द प्रॉपर और इम्प्रॉपर, सॉरी हम इम्प्रॉपर बता रहे हैं, सो दिस इज कॉल्ड द improper orientation of the collision. But in the case of proper orientation, like the example, same example, HCH, this one is the Br and OH. So अगर OH इस साइड से मतलब बैक साइड से अटैक कर दे तब क्या होगा, तब ये Br इधर चला जाएगा और एक यहाँ पे इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बनेगा, जिसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि HCH OH, सॉरी यहाँ पे Br है, Br और इस साइड में OH। सो ये न्यू बॉन्ड है, ये न्यू बॉन्ड है और ये ओल्ड बॉन्ड है, तो ये इंटरमीडिएट बन गया। अब अगर यहाँ पे यह Br निकल जाए तो ये क्या बन जाएगा, HCH और OH। इस तरह से प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो गया। सो जब प्रोडक्ट का फॉर्मेशन में हेल्प कर दे या ऐसा ओरिएंटेशन, ऐसा कोलिजन जिसमें प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो या रेट ऑफ रिएक्शन चेंज हो या प्रोडक्ट के फॉर्मेशन में उसका कोई रोल हो, सो दिस टाइप ऑफ ओरिएंटेशन ऑफ कोलिजन इज नोन एज द प्रॉपर ओरिएंटेशन ऑफ कोलिजन। सो आई थिंक यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द improper orientation of collision and what is the proper orientation of the collision. In the improper orientation of the collision, the molecules will collide, reactant molecules will collide, but there is no resultant of the formation of the product. This type of collision is known as the improper collision. And in the case of proper orientation of the collision, in this case the reacting molecules are collide to each other to form the products. So in this video we are already discussed about the different materials, different things like the Arrhenius equation, rate constant, activation energy, rest of all things. So अभी इस वीडियो में बस इतना, इसको रहने देते हैं। अब अगले वीडियो में आगे की बातें जो जल्दी ही आएगी। थैंक यू और तब तक के लिए जय हिंद।